गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की लास्ट क्लास में कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस में ब्रॉन्टेस्ट एंड लोरी कंसेप्ट पर डिस्कस किया था। आज मैं लुईस कंसेप्ट पर डिस्कस करूंगा। लुईस की अम्ल क्षारक अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पर आधारित है। उपरोक्त वर्णित समस्त अवधारणाओं की तुलना में ये अवधारणा अधिक व्यापक है। इस अवधारणा के अनुसार बहुत सी उदासीनीकरण अभिक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है। जो अपन ने इससे पहले आर्रेनियस की अवधारणा पढ़ी थी, ब्रॉन्टेस्ट एंड लोरी की अवधारणा पढ़ी थी, उनकी तुलना में ये अवधारणा व्यापक है और इस अवधारणा के आधार पर कई सारी उदासीनीकरण अभिक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है। लुईस की अवधारणा के अनुसार क्षारक वो पदार्थ है जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है तथा अम्ल वो पदार्थ है जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षारक कहलाता है जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाता है। ये लुईस की मुख्य अवधारणा है और जिसके अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, क्षारक कहलाते हैं और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अतः इस प्रकार अम्ल तथा क्षारक के बीच एक उपसंयोजक बंध बनता है। उपसंयोजक बंध बनने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत होती है और यहाँ पे भी वही है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है और उपसंयोजक बंध बनते हैं। अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं तो वहां लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, यानी लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है, और धातु परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, अर्थात लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अतः उपसंयोजक बंध बनने की जो प्रक्रिया है वो एक उदासीनीकरण प्रक्रम है और इस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप एक यौगिकोत्पाद प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे H+ और यहाँ अमोनिया के अंदर NH3 में N पर लॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके यहाँ पे उपसंयोजक बंध के द्वारा ये यौगिकोत्पाद अमोनियम आयन बन रहा है। तो यहाँ H+ है लुईस एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है और यहाँ पर अमोनिया जो है वो लुईस बेस की भांति व्यवहार कर रहा है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में प्रोटॉन जो है H+ एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तथा NH3 अमोनिया का अणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। इसलिए प्रोटॉन जो है H+ अम्ल तथा NH3 एक लुईस क्षारक कहलाता है तथा जो बना हुआ NH4 यानी अमोनियम प्लस जो अमोनियम आयन है वो एक यौगिकोत्पाद है। अतः ब्रॉन्टेस्ट लोरी अवधारणा के अनुसार जो पदार्थ क्षारक है, ब्रॉन्टेस्ट लोरी अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं क्षारक होते हैं और प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर वही है कि ब्रॉन्टेस्ट लोरी अवधारणा के अनुसार जो पदार्थ क्षारक होते हैं यानी प्रोटॉन ग्राही होते हैं वे लुईस अवधारणा के अनुसार भी क्षारक होंगे। अर्थात जो अणु या आयन प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे लुईस अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म दान कौन कर रहा है, प्रोटॉन को NH3 कर रहा है। तो यहाँ पे NH3 है वो लुईस क्षारक की भांति व्यवहार कर रहा है। लुईस अम्ल और क्षारकों का वर्गीकरण आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें लुईस अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। लुईस अम्लों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला वर्ग है इसमें वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणुओं के
अष्टक अपूर्ण होते हैं, यानी कि उनके ऐसे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु होते हैं उनके अष्टक अपूर्ण होते हैं, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर वर्ग 13 के तत्वों के जो यौगिक है, जैसे यहाँ पे बोरॉन है, एल्यूमिनियम के जो हैलाइड है एक्स हैलोजन, तो ये इनके हैलाइड, और इन वर्ग 13 के जो तत्व है ये केंद्रीय परमाणु है, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम, तो इनके केंद्रीय परमाणु के अष्टक है वो यहाँ पर अपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इनके अष्टक में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए ये अपूर्ण है। अतः ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल होता है, इसलिए ये लुईस क्षारों के साथ यौगोत्पाद बनाते हैं। सेकंड इसमें वर्ग है इसका धनायन। वे धनायन जिनके छद्म अक्रिय गैस विन्यास होते हैं तथा अन्य सभी धातु धनायन, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कॉपर है, आयरन के हैं, सिल्वर का, हाइड्रोजन और कोबाल्ट के, प्लेटिनम, ये कुछ एग्जाम्पल है, आदि लुईस अम्ल कहलाते हैं। यानी जो धनायन है वे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण वे सब लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। धनायन जितना छोटा होगा तथा जितना आवेश घनत्व अधिक होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा। यानी धनायन जितना छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की उसकी प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, और इसलिए वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है। नेक्स्ट तीसरा वर्ग है वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणुओं में रिक्त डी कक्षक होते हैं। ऐसे जो अणु हैं जिनके केंद्रीय परमाणु हैं उनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, वे भी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये सिलिकॉन के जो क्लोराइड है, जर्मेनियम के क्लोराइड है, टाइटेनियम के क्लोराइड है, टिन के जो हैलाइड है, फास्फोरस के हैलाइड है, सल्फर के जो फ्लोराइड है, यहाँ पे सेलेनियम के, टेलुरियम के क्लोराइड है, फ्लोराइड है। इन केंद्रीय धातु जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टाइटेनियम है, टिन है, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब केंद्रीय परमाणु, इनमें रिक्त 3D या 4D कक्षक उपस्थित होते हैं, और ये रिक्त डी कक्षक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण ही ये अणु है वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। फोर्थ इसमें वर्ग आता है कि वे यौगिक जिनमें अलग अलग विद्युत ऋणता वाले तत्वों के मध्य बहुबंध होता है। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे अलग अलग विद्युत ऋणता में, जैसे कार्बन की ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अलग है, यहाँ पे आप देखोगे तो सल्फर की ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो इन अलग अलग विद्युत ऋणता वाले तत्वों में भी बहुबंध होता है यहाँ पे। तो यहाँ ऐसे यौगिकों में जब लुईस क्षारक कम विद्युत ऋणी तत्वों पर जुड़ते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन जो अब है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कम विद्युत ऋणी है, तो इस पे लुईस क्षारक जुड़ता है तो पाई इलेक्ट्रॉन जो अब है वो अधिक विद्युत ऋणी यानी ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाता है। तो ये भी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। फोर्थ के बाद में फिफ्थ वर्ग है ऑक्सीजन वर्ग के सदस्य या इलेक्ट्रॉन चटक वाले तत्व। ये वर्ग 16 के यानी ऑक्सीजन वर्ग 16 है उसके तत्व हैं, जिनके संयोजकता कोष में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और ये भी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन के अंदर संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे सल्फाइड आयन के साथ में, यहाँ पे सल्फाइड आयन के सल्फर से ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके यहाँ सल्फेट का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे सल्फर भी है, ये भी सल्फाइड आयन के साथ में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके थायोसल्फेट बनाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये ऑक्सीजन वर्ग के सदस्य हैं, ये भी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। लुईस क्षारकों का वर्गीकरण, इसमें वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने की क्षमता रखते हैं लुईस क्षारक कहलाते हैं। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला है कि सभी ऋणायन, जैसे यहाँ पे क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, ये सब के सब यहाँ पे सभी जो ऋणायन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने की प्रवृत्ति होती है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने के कारण ये सब के सब लुईस क्षारक की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। वे अणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिनमें लॉन पेयर यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वे भी अपने अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है लॉन पेयर को दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस कारण वे भी लुईस क्षारक होते हैं। जैसे यहाँ पे अमोनिया है के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, ये एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर एल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लॉन पेयर उपस्थित होता है। ईथर के अंदर भी ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होता है। प्राइमरी एमीन है, और जल के अणु के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर उपस्थित होते हैं। तो ये भी अपने लॉन पेयर हैं उनको दान देकर के लुईस क्षारक की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन अब उपस्थित होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे यहाँ पे एथीन है, यहाँ पे एलिल है, तो इनमें डबल बॉन्ड उपस्थित है, पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये भी लुईस क्षारकों की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। इस प्रकार से ये लुईस अम्ल और लुईस क्षारकों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। इसके बाद में इस कंसेप्ट की उपयोगिता क्या है, तो उसमें फर्स्ट है यहाँ पे ये अवधारणा अप्रोटीनीय अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की व्याख्या करती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रोटोनों का स्थानांतरण नहीं होता है, तो उनकी भी व्याख्या इस अवधारणा के आधार पर की जा सकती है। ये अवधारणा धातुओं के ऑक्साइडों का क्षारीय एवं अधातुओं के ऑक्साइडों के अम्लीय अभिलक्षण को भी बताती है। यानी कि धातुओं के जो ऑक्साइड है वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसकी भी व्याख्या इस अवधारणा के आधार पर की जा सकती है। इस अवधारणा के आधार पर गैसीय अवस्था, उच्च ताप तथा विलय की अनुपस्थिति में भी उदासीनीकरण अभिक्रियाओं को समझाया जा सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे इसकी उपयोगिता है कि लुईस अम्ल तथा क्षारक का जो उत्प्रेरक के रूप में अनुप्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे लुईस अम्ल यहाँ पे BF3 है, AlCl3 है, तो इनका उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अम्ल क्षारक व्यवहार किसी विशेष तत्व की उपस्थिति अथवा किसी विलय की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे जो अम्ल है या क्षारक है उसका व्यवहार है वो किसी अन्य तत्व की उपस्थिति या विलय की उपस्थिति या अनुपस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो ये तो इनकी उपयोगिताएं थी। और इसके बाद में नेक्स्ट इसकी सीमाएं, जो लिमिटेशन है इस अवधारणा की। ये अवधारणा अम्ल व क्षारकों के आपेक्षिक सामर्थ्य की व्याख्या नहीं कर सकती है।
यानी कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, कितना प्रबल है, कितना नहीं है, तो इनकी आपेक्षिक सामर्थ्य है, उनकी व्याख्या इस अवधारणा के आधार पर नहीं की जा सकती है। इस अवधारणा के अनुसार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है आदि कि प्रोटॉन तो अम्ल है, यानी अपन ने सबसे पहले यहाँ पे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की जो देखा था प्रवृत्ति, तो यानी प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण वे तो अम्ल होते हैं। इसलिए इस अवधारणा के आधार पर इनमें उपस्थित जो प्रोटॉन है उनके अम्लीय व्यवहार की तो व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन इनके अणु की नहीं। लेकिन मूल रूप से पूरा ये अणु है वो भी अम्ल ही होता है। इस अवधारणा के आधार पर अम्लों व क्षारकों की कई अभिक्रियाएं जैसे एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया है, जल अपघटन की अभिक्रिया है या विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है, इनकी भी व्याख्या करना संभव नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है, अम्ल क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। प्रैक्टिकली रूप में यह देखा गया कि अम्ल क्षारक की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है, जबकि इस अवधारणा के अनुसार एक उपसंयोजक बंध का बनना ही उदासीनीकरण प्रक्रिया है। इन उपसंयोजक बंध बनता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, ये अवधारणा इसी प्रकार ऐसे कहती है। और उपसंयोजक बंध का बनना एक मंद गति से संपन्न होती है, तो इसकी भी व्याख्या इस अवधारणा के आधार पर नहीं की जा सकती है। किस प्रकार से जो उपसंयोजक बंध बनता है उदासीनीकरण प्रक्रम कैसे है, क्योंकि उपसंयोजक बंध बनना एक मंद गति से होने वाला प्रक्रम है, जबकि उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होने वाला अभिक्रिया है। इस प्रकार से ये तो इसकी लिमिटेशन थी। इसके साथ ही लुईस जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पे मैं नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करूंगा। थैंक यू।